नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी मंत्रियों ने अपनी संवेदना जो मणिपुर में और बालासोर में जो घटनाएं हुई हैं उस पे जिन लोगों ने अपनी जीवन दिया है उनके प्रति अपनी संवेदना, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उसके बाद दो महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक एग्रीकल्चर के संबंध में, किसानों के संबंध में, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाएं दिल्ली और दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी रीजन में उपलब्ध कराने के संबंध में है। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र में हम समय समय पर एमएसपी के दाम निर्धारित करते हैं। जो सीएसीपी के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पे आधारित जो एमएसपी के दाम तय होते हैं, उस विषय में आज बहुत महत्वपूर्ण बढ़त किसानों के लिए मंजूरी दी गई है। शायद कई वर्षों में सबसे अधिक बढ़त इस खरीफ के दामों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत की गई। जैसा आप सबको अवगत है, प्रधानमंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य है ये लागत से 50% कम से कम ज्यादा होगा, ये निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फलस्वरूप समय समय पे एमएसपी निर्धारित की गई है। इस वर्ष की वृद्धि कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है और जो अलग अलग किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे काम किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, जिसके फलस्वरूप एक एमएसपी है, एक खाद्य जो फर्टिलाइजर है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बीज की कभी कमी ना आए। इन सब अलग अलग निर्णयों के कारण मुझे आपसे बताते हुए खुशी होती है कि ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है खरीफ का वो 285 मिलियन टन यानी 2850 लाख टन जो 18-19 में था वो बढ़ के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन 3300 लाख टन तक जाएगा, यानी 450 लाख टन की वृद्धि इस मात्र 4 वर्षों में। शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा हो, खासतौर पे कोविड के बाद ये यूक्रेन की युद्ध, इस सब के बीच में फर्टिलाइजर के शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या, इन सबको जब हम देखते हैं ऐसे विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई, वो वास्तव में सराहनीय है। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है
उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कापूस में, कॉटन में बहुत बड़े रूप में वृद्धि करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कॉटन की मीडियम स्टेपल एमएसपी को 8.9 लगभग 9% बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानी 10% की वृद्धि कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है। इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ एमएसपी की जो बढ़ती हुई दाम है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, जो बिना बढ़त के इतने दुनिया में इतने दाम बढ़ गए, लगभग 3 गुना 4 गुना होने के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर के दामों में जरा भी वृद्धि प्रधानमंत्री जी ने होने नहीं दी, जिसके कारण हमारे किसानों को बहुत लाभ मिला। शायद एक एक किसान का लाभ देखने जाए तो हजारों रुपए का लाभ किसानों को सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर दाम ना बढ़ाने से पिछले वर्ष में मिला है। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सफल कूटनीति के कारण जिस प्रकार से उन्होंने आज की दुनिया की बहुत ही गंभीर दिक्कत वाली परिस्थितियों के बीच में भारत को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध हो, इसको जो सुनिश्चित किया, वो वास्तव में पूरी दुनिया ने नोट किया है। कई बार हम जैसे WTO वगैरह की मीटिंग्स में जाते हैं या खाद्य सुरक्षा की मीटिंग्स के ऊपर जब चर्चा होती है तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित रहता है कि भारत में ना तो खाद की कोई तकलीफ हुई, फर्टिलाइजर की तकलीफ हुई, ना उसके दाम बढ़ने दिए जिससे किसानों को तकलीफ हो, और इसके फलस्वरूप हमारे अन्नदाताओं ने देश में फूड ग्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित ही नहीं कही लेकिन वृद्धि भी कही है। 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पिछले 4 साल में दलहन में लगभग 25% की उत्पादन में वृद्धि हुई है और तिलहन में लगभग 30% की वृद्धि देश के किसानों ने की है। ये भी मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा लक्षण है जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, फर्टिलाइजर की दामें ना बढ़ाने की बात हो, समय समय पे अच्छे दामों में बीज मिले किसानों को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से और बड़े मात्रा में सिंचाई पहुंचाई गई है किसानों तक, देश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गई है और किसानों को पर्याप्त अब बिजली मिलने लगी है, बिजली की समस्या नहीं रही। ये सभी अगर हम दृष्टिकोण रखें, होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है किसानों के प्रति, इस सब को दर्शाता हुआ
ये उपलब्धि रही है। मैं ये भी एक आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि पहले के दिनों में 2014 तक महंगाई की दर लगभग 10-12% सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो औसतम महंगाई की दर है वो 9 वर्षों में आधी से कम हो गई है। कहाँ औसतम 9-10% यूपीए के समय महंगाई रहती थी, अब वो लगभग 4.5% हो गई। तो इससे भी जो बोझा किसानों पे, किसानों के जीवन पे पड़ता है, उसको भी हमने मद्देनजर रखना चाहिए कि एक तरफ एमएसपी इतनी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को हमने जो सक्षम कंट्रोल में रखा है, उसके कारण किसानों की एक्चुअल आमदनी, किसानों की जेब में जो आमदनी जाती है, उसमें वृद्धि करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खासतौर पे बढ़ते हुए एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिला है। कम महंगाई में भी एमएसपी में इतनी बड़ी वृद्धि लोगों को, किसानों को जरूर लाभ देगी। मैं इसी के साथ साथ एक विषय पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह है जो मुफ्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोग, यानी लगभग 16 करोड़ परिवार, 16-17 करोड़ परिवार, अगर औसत हम 5 का एक आंकड़ा पकड़े तो 16-17 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को जो मुफ्त में अनाज दिया है, उसके कारण भी गरीब के घर में बहुत सहूलियत पहुंचती है, उनका खर्चा कम होता है, उनकी जेब पे भार, तकलीफें कम पड़ती हैं। अगर सामान्य रूप में अगर हम देखें, तेलंगाना में 5 किलो चावल हर व्यक्ति के हिसाब से, अगर 5 व्यक्ति हो परिवार में, तो 25 किलो चावल तेलंगाना के गरीब परिवार को मिलता है। अब 25 किलो अगर वो बाजार में खरीदने जाए तो 40 रुपए किलो पे खरीदे तो 1000 रुपए उस परिवार का मासिक खर्चा हो जाएगा, सिर्फ अपने परिवार के चावल खरीदने पे। कोविड के दिनों में तो इसको 2 गुना कर दिया गया, यानी कोविड के दिनों में जब 10 किलो चावल दिया जाता था तेलंगाना के लोगों को, तो सीधा 2000 रुपए का लाभ, बेनिफिट हर गरीब परिवार को, हर निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को सीधा मिलता था। अगर अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आते हैं, जिन परिवारों को 35 किलो दिया जाता है, अब 35 किलो का देखे तो सीधा 1700 रुपए मासिक उस परिवार का खर्चा चावल में तेलंगाना में बचता है। और ये स्थिति कर्नाटक की है। 5 किलो चावल जब कर्नाटक में हर परिवार को दिया जाता है, गरीब परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति, यानी 25 किलो कर्नाटक के हमारे गरीब परिवारों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवार को दिया जाता है, तो सीधा 1000 रुपए मासिक उस परिवार को लाभ मिल रहा है। कोविड के दिनों में वहां भी 2000 रुपए का लाभ हर परिवार को मिला। 28 महीने तक ये लाभ उनको मिलता रहा, 28 महीने तक। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी हैं, उनको आज भी 1700 रुपए तक का लाभ, 35 किलो जब चावल मिलता है तो सीधा उनके जेब में बचत होती है। और ये आंध्र प्रदेश ले लो, पूर्वोत्तर के राज्य ले लो, सब में सीधा 1000 रुपए का लाभ हर परिवार को पहुंच रहा है। तमिलनाडु में भी 5 किलो जब चावल पहुंचता है प्रति व्यक्ति और 25 किलो प्रति परिवार और 35 किलो प्रति अंत्योदय अन्न योजना के तहत बेनिफिशियरी को, तो सीधा 1000 रुपए उनकी जेब में बचत होती है। पश्चिम बंगाल में 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं के हिसाब से अगर हम देखें तो परिवार को जब 5 के औसतन मैं ले रहा हूं 5 का परिवार, तो सीधा 900 रुपए पश्चिम बंगाल के हर परिवार को हर महीने बचता है। कोविड के दिनों में उनका भी
1800 रुपए प्रति महीना 28 महीने तक बचा। ये एक मैं सिर्फ दर्शाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक संवेदनशील सरकार चलाई, जिसने सामान्य तौर पे हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए से, हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में अनाज देने में पूरा भार, 100% भार केंद्र सरकार के ऊपर लिया। और कोविड के दिनों में तो अधिक 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अधिक खर्चे किए। ये एक प्रकार से किसानों को भी लाभ मिले, किसानों को सही दाम मिले, एमएसपी अच्छी मिले, उनके घर में भी खुशहाली आए और 80 करोड़ भारतवासियों को भी महंगाई या महंगा अनाज बाजार से ना खरीदना पड़े, वो भी जो सहूलियत दी है, ये एक प्रकार से उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देता है। मुझे लगा थोड़ा होलिस्टिक इस एमएसपी के निर्णय के बारे में आपसे शेयर करूं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव देश में पड़ता है, जिससे सामान्य परिवार मुक्त हो जाता है अपने रोजमर्रा की जरूरतों से और अब वो देश की आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षा लेके और अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करता है। युवा युवती काम करना चाहते हैं और देश इसीलिए देश की दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ और हम में से यहाँ उपस्थित सभी कई अधिकांश दिल्ली के पत्रकार भाई बहन हैं, हम सब जानते हैं मेट्रो का कितना बड़ा लाभ दिल्ली वासियों को मिला है। आज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खासतौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। लगभग 7.5 लाख अनुमानित है रोज यातायात करेंगे इस मेट्रो लाइन पे, जो इसका लाभ लेंगे और इसके फलस्वरूप अनुमानित है कि जो गुरुग्राम है उस क्षेत्र में आईटी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, देश और विदेश की कई कंपनियां वहां पे काम करती हैं। बड़े पैमाने पे विदेशी मुद्रा वहां से कमाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट होता है बड़े मात्रा में वहां से। और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से एक अनुमान ये है कि लगभग इससे लाखों की संख्या में नए रोजगार के अवसर गुरुग्राम में शुरुआत होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो इस क्षेत्र में 2019 में अनुमानित था कि 6,25,000 लोग गुरुग्राम में काम करते हैं। अब 2030-31 तक इस मेट्रो के आने से और ये सुविधा पहुंचने से अनुमानित है कि ये बढ़ के 17 लाख लोग तक वहां पे एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बढ़ेगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा जाल हाईवेज का और एक्सप्रेसवेज का भी बिछाया है, जो दिल्ली, गुरुग्राम और फिर आगे राजस्थान और मुंबई तक कनेक्ट करता है। वैसे ही वहां से कनेक्शन द्वारका तक भी आती है और फिर हरियाणा चंडीगढ़ में लेके जाती है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है।
तो ये जो पूरा जाल हाईवेज का, रेलवे का, नया एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और अब ये मेट्रो कनेक्टिविटी का आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, ये एक प्रकार से होलिस्टिक प्लानिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर रीजन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये आगे के भविष्य के दिल्ली और पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके को बहुत तेज गति से आर्थिक रूप से भी और जनता को सुविधाओं से युक्त करेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मुझे लगता है आज सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं, सिर्फ गुरुग्राम के लोग नहीं, दिल्ली के और साथ ही साथ पूरे देश के लोगों के लिए एक बड़ा शुभ संदेश है कि किसानों के हिसाब से एक बहुत अधिक बड़ी मात्रा में एमएसपी की वृद्धि और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में सुधार और वृद्धि से पूरे देश को भी और देश की अर्थव्यवस्था को भी और बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 9 Asim, just I will come. सर एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है दालों का, 10% के आसपास आपने देखा, तो इससे इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं तूर और उड़द दाल की दाल काफी महंगी हो गई है, मिल नहीं रही है, आपको स्टॉक लिमिट लगानी पड़ गई है उसके ऊपर। स्वाभाविक रूप से प्रधान